हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिया स्वागत करती हूँ आपका अपलोडेस आईएएस में। आज हिस्ट्री ऑप्शन को लेकर के एक नए विषय को, और उस विषय का नाम है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत क्या है और दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक कौन था या कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होगी? जब मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण करेगा और अपने जब उसकी मृत्यु नजदीक होगी तो उसके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे वो अपने जो उसके दास थे, जो उसके गुलाम थे, क्योंकि उसका कोई अपना संतान नहीं था, तो जो दास थे उन्हीं में अपनी पूरी सत्ता को क्या करेगा, बांट देगा। और बांट करके फिर वो वापस लौटेगा और वापस लौटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही उसे तीर लगता वो बीमार रहता है ना। तो उसकी वजह से वो काफी परेशान रहता था और लास्ट टाइम में उसने अपने पूरे साम्राज्य का अपने चार दासों के बीच में, कितने, चार दासों के बीच में बंटवारा किया। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिल्ली सल्तनत को हम लोग बात करें, वो चार दास कौन कौन से थे? वो चार दास जो होंगे, हालांकि ये दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं थे। एक दास जो था उसका नाम था यादोस, है ना। दूसरे वाले का नाम था याकूब, तीसरे का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको हम लोग कहते हैं। ऐबक। और चौथा जो था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है। यादोज को गौरी ने कांधार का क्षेत्र दिया, याकूत को काबुल का, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली, और बख्तियार को बिहार और बंगाल का क्षेत्र दिया। अब यहाँ से शुरू होगी, यही जो है ना, यही से शुरू हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कितने शासक होंगे और उनकी क्या विशेषताएं होंगी, है ना। दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो सबसे पहला वो देखेंगे, उस वंश को बोला जाता है गुलाम वंश, है ना। ममलूक वंश, गुलाम वंश, इसके नाम से जाना जाएगा। जो अगला शासक होगा दिल्ली सल्तनत का, या जो अगला वंश होगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, खिलजी वंश, खिलजी वंश। उसके बाद का जो होगा उसको तुगलक वंश, और फिर सैयद वंश, है ना। और फिर अंत में कौन होगा, अंत में होगा लोधी वंश, और उसके बाद फिर मुगल सत्ता स्थापित हो जाएगी। कौन होगा, लोधी वंश। उसके बाद फिर मुगल सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसकी स्थापना होगी। अब हम लोग इसमें जो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे उसका नाम है गुलाम वंश, ठीक है। और गुलाम वंश के पहले शासक के रूप में हम जिसको पढ़ेंगे उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर के 1210 तक हुआ करता है, ठीक है। 1206 से लेकर के 1210 तक ऐबक का टाइम पीरियड है। और इसे बोला जाता है कि इसे निशापुर के बाजार से खरीदा था गौरी ने। और निशापुर के बाजार में इसे दो जगह बेचा गया है ऐबक को। एक बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया है वहां पे जहाँ पे जो छोटा था बच्चा था, बच्चों का बाजार लगता था, तो उसे मेघनापुर कहा जाता था। मेघनापुर का बाजार था, वहां से काजी ने खरीदा था जिनका नाम था काजी कुजात। तो पहले काजी खरीदेंगे, काजी कुजान नाम रहेगा उनका, मेनापुर से, और फिर इनसे खरीदेगा कौन, तो गौरी, है ना, निशापुर के बाजार से, निशापुर के बाजार से, ठीक है। और खरीदने के बाद से क्या करेगा कि इसे अमीर आखुर का पद देगा। अमीर आखुर मतलब, अमीर आखुर का क्या तात्पर्य है, अश्वशाला का पद।
उस समय में अश्वशाला का प्रधान होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसे अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया जाएगा। अमीर याकूब के पद पे रखेगा कौन? गौरी रखेगा। किसको? तो ऐबक को, जब तक जिंदा रहेगा उस समय तक। ठीक है। उसके बाद इसने गौरी के साथ 2 युद्ध में भाग लिया। ठीक है। एक तो पहला युद्ध जो इसका लड़ा इसने उसके साथ, गौरी के साथ, तो वो कौन सा था? 1192 वाला। और फिर 1193 वाला तराइन का युद्ध में जयचंद के साथ जो चंदावल का युद्ध हुआ उसमें भाग लेगा। तो 1192 और 93 वाले में भाग लेगा। ठीक है। ये कौन सा था? 92 वाला तराइन का द्वितीय युद्ध था। सेकंड। और ये क्या था? चंदावल का युद्ध था। इसी युद्ध में जो है गौरी जीतेगा और पृथ्वीराज पराजित हो जाएंगे। और इसमें चंदावल के युद्ध में कौन लड़ेगा? तो जयचंद लड़ेगा। जयचंद के साथ युद्ध होगा गौरी का, और इसमें जयचंद पराजित हो जाएंगे और गौरी जीत जाएगा। ठीक है। उसके बाद से जब गौरी जाने लगता है तो अपना जो साम्राज्य था, जैसे कि पीछे मैंने बताया कि दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र ऐबक को दे दिया। तो ऐबक ने कभी भी अपने आप को शासक घोषित नहीं किया। उसने अपने आप को सिपह सलार ही कहा गौरी का, और एक इसके रूप में, सिपह सलार के रूप में, एक सलाहकार के रूप में उसने काम किया वहां पे सब बैठ करके। और ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। है ना? ऐबक की राजधानी कहाँ थी उस समय? भारत की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर हुआ करती थी। उसके बाद यह ना तो कोई खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, ना तो कोई सिक्का चलवाया, एज इट इज जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि इसके 2 प्रतिद्वंदी हुए जब ऐबक गद्दी पे बैठा। एक तो था वो यालदौज जो गौरी का गुलाम था एक, और दूसरा था याकूत। यालदौज से क्या करता है कि यालदौज की बेटी से विवाह करता है। ठीक है। तो इसने वैवाहिक संबंध पे बल दिया अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए, युद्ध नहीं किया। और याकूत की बेटी से, याकूत के भाई से अपनी बहन का विवाह करा है। तो इस तरह से इसने रिलेशन को बेटर किया, है ना, दोनों तरफ से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और युद्ध करना उचित नहीं समझा। ठीक है। ये चीजें हो गई राजधानी लाहौर तक। इसे कुरान खां कहा जाता था, इसे लाख बख्श कहा जाता था, इसे पील बख्श कहा जाता था। ठीक है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि रोज लाखों का दान देता था। कुरान खां इसलिए कहा जाता था कि नियमित रूप से कुरान का पाठ करता था रोज सुबह उठ के। और पीलबक्स इसलिए कहा जाता था कि बहुत सारी हाथियां थी इसके पास, इसलिए इसे पीलबक्स के नाम से जाना जाता था। 3 नाम इसके लिए आए हुए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फखे मुदाबिर, फखे मुदाबिर और हसन निजामी, हसन निजामी जिन्होंने ताजुल माशीर की रचना की थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ताजुल माशीर। जैसे 2 बड़े विद्वान इसके दरबार में रहते थे, कौन? फखीम मुदाबिर और ताजुल माशीर जैसे 2 बड़े विद्वान इनके ये हसन निजामी जिन्होंने ताजुल माशीर की रचना की थी, 2 बड़े विद्वान इनके दरबार में रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है। ये तो हमने देख लिया इसके विद्वानों का। अगर हम लोग बात करें इसके स्थापत्य कला को लेकर के तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? वो एक मंदिर हुआ करता था, लक्ष्मी नारायण मंदिर था। उसी के इस पे मंदिर को कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं किया इसने, सिर्फ उसके आगे फ्रंट में एक जो है मस्जिद का स्ट्रक्चर दे दिया। तो एज इट इज था वो आज भी वैसे ही, जैसे उसकी खिड़कियों पे स्वास्तिक चिन्ह का मिलना, जो खंबे थे, जो पिलर स्तंभ वगैरह थे, उस सब पे मूर्ति के स्टेचू बने होना, ये सब चीजें प्रतीक है कि वो मंदिर ही था, लक्ष्मी नारायण मंदिर था। और वहां पे उसने मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया, एक और मस्जिद बनाया। और उसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया।
इसके गुरु बख्तियार काकी के हैं। इसके गुरु थे बख्तियार काकी। उनकी याद में इसने दिल्ली में एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कि इसने 3 मंजिला ही बनवाया था। कुतुब मीनार को चौथा मंजिल किया था इल्तुतमिश ने और करके उसको कंप्लीट किया था। लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में उसमें वज्रपात होगा। वज्रपात इन द सेंस की बिजली गिरेगी और बिजली गिरने के कारण उसका ऊपरी वाला हिस्सा क्या था वो क्षतिग्रस्त हो गया, चौथा मंजिल। तो फिर जब फिरोज शाह तुगलक जब आएगा तो उस समय क्या करेगा कि चौथी मंजिल को भी रिपेयर कराएगा और एक मंजिल और ऐड कर देगा, 5 मंजिल हो जाएगी पूरी। और इस तरह से कुतुब मीनार को 3 बार बनवाया गया है, कुतुब ऐबक, इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में कि इसको चौगान खेलने का बहुत शौक था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय ही इसकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब पोलो का खेल, जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, ऐसे हॉकी से बॉल मार के। तो पोलो खेलते समय इसके घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु में चोट लगता है इसके सर में और इसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से 1210 में इसका कार्यकाल केवल भारत में 4 साल का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐबक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले शासन को देखेंगे। इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नए सुर्खियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली खबरों की सूचना सबसे पहले आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा।